यह मूवी हलचल भरे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से शुरू होती है, जहां एक पुलिस ऑफिसर की नजर रोड के बीच में पड़े एक लावारिस बैग पर पड़ती है। वह आसपास के लोगों से पूछताछ करके उस बैग के मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैग किसी का नहीं होता। बैग के पास पहुंचते ही ऑफिसर ने बैग पे एक टैग देखा जिस पे लिखा था FBI को कांटेक्ट करें। हो सकता था इसमें बॉम्ब हो, इसलिए इलाके को तुरंत खाली करा लिया गया और जांच के लिए बॉम्ब निरोधक दस्ते को बुलाया गया। एक विशेषज्ञ सावधानी से बैग के पास जाता है और अपने डिवाइस से चेक करता है, लेकिन बॉम्ब का कोई सबूत नहीं मिलता। हालांकि चेकिंग के दौरान बैग हिलता है और सब चौंक जाते हैं। इसके तुरंत बाद बैग के अंदर से जिप खुलता है और एक महिला निकलती है। उसके शरीर पर बहुत सारे टैटू बने हुए हैं। उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो घबराई हुई लग रही है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। इसके बाद एक गांव के एक घर को दिखाया जाता है, जहां एक हथियारबंद आदमी ने कई महिलाओं के साथ उनके बच्चों को भी हथकड़ी और जंजीरों से बांधकर बंदी बनाया हुआ है। FBI अधिकारियों की एक टीम कर्ट वेलर नाम के एक एजेंट के कमांड में उनको बचाने आती है। कर्ट तेजी से एक योजना तैयार करता है। आपराधिक स्थिति का पता लगाने के लिए डिटेक्टर का यूज करते हैं और रूफ को तोड़ के उसे नीचे गिरा देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इस सफल अभियान के बाद कर्ट को तुरंत टाइम्स स्क्वायर के मामले में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है। उनके आने पर बेथनी नाम की एक प्रमुख एजेंट ने कर्ट को टैटू वाली महिला के बारे में जानकारी दी, जिसका नाम जेन है। वहां एक डॉक्टर आता है जो खुलासा करता है कि जेन की याददाश्त मिटाने की कोशिश की गई है। उसके ब्लड से एक डिफरेंट टाइप की ड्रग मिली है जिसको छोटी खुराक में लेने पर कुछ यादों को मिटाया जा सकता है। जेन को इसकी अधिक मात्रा का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसी संभावना है वह ड्रग जेन की यादों पर हमला कर सकती है। हालांकि वह भी श्योर नहीं है क्योंकि यह मामला अनोखा है। एजेंट बेथनी कर्ट को जेन से मिलने के लिए ले जाती है और पूछती है कि क्या वह उसे पहचानता है। कर्ट उसे जानने से इनकार करता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि जेन ने अपनी पीठ पर उसके नाम का टैटू बनवाया हुआ है। अगले सीन में कर्ट अपनी टीम को FBI डाटाबेस में जेन की इंफॉर्मेशन खोजने को कहता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह उन्हें CCTV फिर से देखने को कहता है ताकि वे उस व्यक्ति की पहचान कर सके जिसने वो बैग छोड़ा था। लैब में एजेंट पैटरसन ने जेन के ब्लड की सावधानी से जांच की और पता चला कि उसके सभी टैटू हाल ही के हैं। वे वास्तव में पिछले वीक ही बनाए गए हैं। टैटू का और अधिक विश्लेषण करने पर कर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वे संभवतः एक नक्शा या पहेली है। बाद में कर्ट जेन के चैम्बर में प्रवेश करता है और उसके यहाँ होने और उसका नाम गुदवाने का कारण पूछता है। जेन उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है ताकि कर्ट का हाथ पकड़े और उसके चेहरे को महसूस कर सके। वह संघर्ष करती है पास्ट की किसी भी जानकारी को याद करने के लिए, यह जानते हुए कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो FBI उसके लिए एक सेफ हाउस का बंदोबस्त करती है ताकि वह सुरक्षित रह सके। उस रात जेन मिरर में अपने आप को देखती है और रोने लगती है, ये सोच के कि उसे कुछ याद नहीं है। अगले दिन जेन एक डॉक्टर के साथ चिकित्सा रूम में है जो उसे 2 ड्रिंक्स में से एक चुनने को कहता है। जवाब में वह कॉफी चुनती है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह एक कॉफी लवर है। इसलिए डॉक्टर उसे नई खोज जारी रखने की सलाह देते हैं, ऐसे अनुभव जो उसकी यादों को ट्रिगर कर सकते हैं। उस दिन के बाद कर्ट और उसकी टीम कुछ तस्वीरों की समीक्षा कर रही है। जेन अचानक से कमरे में आती है। वह अपनी बॉडी के एक टैटू को पहचानने में सक्षम है। उसके कानों के पीछे का भाग का टैटू चीनी भाषा में है, जो एक पता और एक तारीख है। अजीब बात यह है कि ये तारीख आज की है। कर्ट और उसकी टीम तुरंत उस पते को चेक करती है, जो चाओ नाम के एक चीनी व्यक्ति का था, जो एक जनरल इलेक्ट्रिक नाम की MNC में कर्मचारी है। बिना किसी देरी के FBI टीम जेन के साथ चाओ का पता लगाने के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचने पर उनका सामना चाओ के रूममेट से हुआ, जो सिर्फ चीनी भाषा जानता है। आश्चर्य की बात है कि जेन चाइनीज लैंग्वेज जानती थी और FBI को बताती है कि रूममेट ने एक दिन से चाओ को नहीं देखा है। इसके बाद FBI टीम चाओ के कमरे में घुस जाती है और एक छोटी लैब देखती है जिसमें वो ड्रग है और साथ में विस्फोटक केमिकल के निशान है। इसके साथ ही उन्हें एक पासवर्ड लगा लैपटॉप मिलता है। एक अधिकारी तुरंत इस पर काम करने शुरू कर देती है। FBI हेडक्वार्टर पर एजेंट बेथनी ने खोज की नेवी को दर्शाने वाला एक और छुपा हुआ टैटू। इससे उन्हें लगा कि क्या जेन का नौसेना से कोई संबंध हो सकता है। बेथनी का मानना है कि जेन
किसी सीक्रेट ऑपरेशन का हिस्सा हो सकती है। इसी कारण उसका कोई डाटाबेस नहीं मिल सका। इस बीच कर्ट और उसकी टीम उनकी जांच करे। जेन कमरे के बाहर इंतजार करती है। इस दौरान वह बिल्डिंग के मैनेजर की बात सुनती है जो अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है। वह थोड़ी देर इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब आवाजें तेज होती जाती हैं तब वह हरकत में आ जाती है। हर किसी को आश्चर्य हुआ। जेन ने अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाए और 2 हमलावरों को अकेले ही गिरा लिया। इस बात से यह भी सिद्ध होता है कि जेन का नेवी से संबंध है। इसके तुरंत बाद कर्ट ने विवाद देखा, इसलिए वह तुरंत जेन को रोकने के लिए आगे आता है। यह पता चलता है कि उन्हें चाओ के कंप्यूटर पर एक वीडियो मिला है जिसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है। वीडियो से पता चलता है कि अगले 3.5 घंटे के भीतर चाओ एक प्रसिद्ध पॉलिटिशियन को निशाना बनाने की योजना बना रहा है, जिन्हें द मदर कहा जाता है। कर्ट का मानना है कि लक्ष्य सीनेटर जूडिथ मूर है, जो इमिग्रेशन और चीनी व्यापार की एक वकील है, जो कि न्यूयॉर्क में एकमात्र प्रमुख महिला पॉलिटिशियन है। थोड़ी जांच के बाद FBI को पता चलता है कि चाओ ने अपना फोन बंद कर लिया है। कुछ टाइम में वे चाओ के फोन को ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद कर्ट और उसके टीम प्रमुख चाओ को पकड़ने के मिशन पर जाते हैं, जबकि बेथनी सीनेटर मूर की सुरक्षा के लिए रुकती है। अगले सीन में टीम सबवे में चाओ का पता लगा लेती है और सावधानी से उसका पीछा करती है। हालांकि कोई उसे इसके बारे में बता देता है तो वह जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है। कर्ट अपने एक सहकर्मी के साथ उसके पीछे जाता है, लेकिन चाओ की चतुराई से उनका प्रयास फेल हो जाता है, क्योंकि वो ट्रेन के कुछ डब्बों को अलग कर भाग जाता है और एक टाइम बॉम्ब वहां लगा जाता है। अब समय समाप्त होने के साथ कर्ट यात्रियों को पीछे जाने को बोलता है और वह खुद बॉम्ब को ट्रेन से दूर ले जाता है। वह फिर C4 विस्फोटक के एक हिस्से को हटा देता है। आशा है कि इससे प्रभाव कम होगा और ठीक समय पर वह बम को दूर फेंकता है। इस घटना के बाद जेन चाओ के ईमेल पढ़ती है और पता लगता है कि अपनी मां की एक चीनी जेल शिविर में मृत्यु पर उसे गहरा दुख हुआ है। यह पता चला है कि चाओ और उसकी बहन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से सहायता के लिए पूछा था, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। यह जानने पर कर्ट को एहसास हुआ कि लक्ष्य कोई राजनेता नहीं है, बल्कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो देश का सबसे फेमस पर्यटन स्थल है। ये जानकर हथियारों से लैस FBI टीम वहां के लिए दौड़ती है। वहां पहुंचकर जेन टीम के साथ आगे जाना चाहती थी। कर्ट मजबूरन उसे बुलेट प्रूफ जैकेट देता है। जैसे ही टीम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर जाती है, कर्ट और जेन को एक आदमी मिलता है जिसे वे काम करने वाला समझते हैं। कर्ट उसे बाहर जाने का निर्देश देता है, लेकिन वो शख्स कोई और नहीं बल्कि चाओ है, जो अचानक मुड़ता है और जेन को हाथ में गोली मार देता है। उसे खत्म करने के लिए कर्ट उसके पीछे जाता है। वे लड़ने लगते हैं और एक टाइम पर चाओ ने बढ़त हासिल कर ली और कर्ट को फांसी देने की तैयारी करता है, लेकिन ठीक तभी जेन घटनास्थल पर पहुंचती है और चाओ को पकड़ लेती है। चाओ उसे बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं सुनती और उसकी हाथ में गोली मार देती है। उसी समय जेन को फ्लैशबैक दिखता है। वो लंबे बालों वाले के साथ है, एक अज्ञात दाढ़ी वाले आदमी के साथ जंगल में निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही है। इस अचानक याद से जेन ने कर्ट पर विश्वास करते हुए उसे ये सब बताया, जिसके बाद दोनों के बीच एक हग हुआ। बाद में FBI हेडक्वार्टर में कर्ट ने टीम को बताया कि जेन एक अनुभवी पेशेवर के कौशल रखती है, जिसे भाषा ज्ञान, युद्ध कौशल और असाधारण निशानेबाजी पर वह प्रकाश डालता है। तथ्य यह है कि उसके असंख्य टैटू में से एक ने लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। इन घटनाओं को सहने के बाद कर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इसके पीछे मास्टरमाइंड है। यह सभी गेम खेलना पसंद करता है और यह भी केवल शुरुआत है। बेथनी फिर सबको आराम करने की सलाह देती है, क्योंकि वे अगले दिन फिर से मिलेंगे और आगे की जांच और विश्लेषण के लिए। टीम के जाने के बाद बेथनी एक टॉप सीक्रेट फाइल की जांच करना शुरू करती है, जिसमें उसका अपना नाम भी शामिल है। फाइल के ऊपर एक केस नंबर है जो जेन के टैटू में से एक है। दूसरी ओर कर्ट जेन से मिलने आता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेन घर पर है। जब उसने नोटिस किया कि जेन को पेन है, वह उसे गले लगाता है और उसे हर चीज का आश्वासन देता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर चाओ को उसके हाथ की सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में दिखाया गया है। कुछ ही क्षणों के बाद जेन के फ्लैशबैक का दाढ़ी वाला आदमी एक डॉक्टर के वेश में रूम में आता है। उसे देखते ही चाओ बोलता है कि सब कुछ जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी नहीं मानता। वह बोलता है कि चाओ का उद्देश्य खुद बलिदान देना था।
अपनी बहन के लिए। इसके बाद दाढ़ी वाला आदमी चाओ की हत्या कर देता है और भाग जाता है। लास्ट सीन में हम दूसरा फ्लैशबैक देखते हैं। वो दाढ़ी वाला आदमी जेन को उस ड्रग के बारे में समझा रहा है कि इस ड्रग का इंजेक्शन लगाने पर वह अपनी सारी यादें खो देगी। आश्चर्य की बात है, जेन खुद को दवा देने के लिए सहमत हो गई, यह खुलासा करते हुए कि यह उसका अपना निर्णय था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।